हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो आ चुका हूं मैं यूनिट फर्स्ट के पार्ट थर्ड के ऊपर। जी हाँ, कंपलसरी सब्जेक्ट है अपना AI एंड मशीन लर्निंग, है ना, फॉर बिजनेस। ही अपन बिजनेस के पर्पज से MBA का बेसिकली कोर सब्जेक्ट है IT वालों का, और MBA यूनिट फर्स्ट सेकंड आप कंप्लीट कर चुके हो, थर्ड यूनिट पे आ चुका हूँ। क्लस्टरिंग और रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, ये मेन इसके टॉपिक रहने वाले हैं। क्लस्टरिंग अपन जो थर्ड पार्ट देखेंगे। अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग का मतलब जस्ट डिवाइड अ डेटा इन द नंबर ऑफ सेट्स, या जस्ट कि जैसे कि एक पूरा का पूरा डेटा है अपने पास, ये डेटा है, इसको क्लस्टर बनाया, इसको इस तरीके से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये डिवाइड ऑफ द डेटा हुआ। अब ये जो डिवाइडेशन हुआ एक पर्टिकुलर क्लस्टर के फॉर्म के अंदर, इसको पर्टिकुलर क्लस्टर के फॉर्म में बोला गया। इसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, कि किन मेथड से क्लस्टरिंग करी जाएगी। अब ये क्यों करा जाता है? क्योंकि ये डेटा जो होता है वो स्प्रेड करा जाता है पूरे के पूरे नेटवर्क पे। यही अभी अपन ने न्यूरल नेटवर्क के ऊपर पढ़ा था कि डेटा स्प्रेड कैसे होगा, जब कब पहले उसमें क्या क्लस्टरिंग ऑफ द नेटवर्क करना होगा। तो थ्योरेटिकली जब इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड डेटा इनटू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, की जो वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग अपन डिवाइड करते हैं, इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। क्लस्टरिंग ऑफ डेटा इनटू द ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट टास्क फॉर परफॉर्म डायमेंशनली रिडक्शन टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज to data asset. A wide range of algorithm for clustering have been devised for all the use of built-in similarity distance measure inbuilt into the algorithm. Means के different algorithm पे अपन different kinds of clustering करते हैं। clustering का मतलब कि set data का set बनाना, डेटा का सेट बनाना, द ग्रुप ऑफ द डेटा, बस इतना सा अपन को याद रखना है। द ग्रुप ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द क्लस्टरिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग के कुछ मेथड है, एक है डेंसिटी बेस्ड मेथड और एक है हिरार्किकल मेथड। अब जो डेंसिटी बेस्ड मेथड है वो ऐसा है कि जहां पर ज्यादा घनत्व है उसका, जैसे कि ये जो डेटा है इज अ टू काइंड ऑफ डेटा। यहां पर डेटा जो है वो लो डेंसिटी का है, और जब मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर जो डेटा है वो हाई डेंसिटी का है, ठीक है। ये दो डेटा है, एक डेटा ए है, एक डेटा बी है, ठीक है। तो जब मैंने इस अकॉर्डिंग क्लस्टर बनाया है या ग्रुप बनाया, अब ये क्लस्टर का मतलब ये नहीं है कि ये इसी शेप का होगा सर, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ये तो क्लस्टर अपन ने नाम का दिया, पर प्रैक्टिकली किसी भी शेप का हो सकता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो ये जब डेंसिटी के आधार पे अपन बनाते हैं उसको डेंसिटी बोल देते हैं। और हिरार्किकल डेटा मतलब कि जैसे कि एक टोटल डेटा है ना, एक कंपनी का टोटल डेटा है, मान लो कि एम्प्लॉय का टोटल डेटा है, तो जब अपन उसको हिरार्किकल कर लेते हैं, या लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल, तो ये जब हिरार्किकल बना रहे हैं तो ये हिरार्किकल डेटा हो गया, सिंपल है। और जब इसी डेटा को, अगर यही पूरे कंपनी डेटा को हाईएस्ट सैलरी और लो सैलरी के अकॉर्डिंग अगर अपन ने बनाया तो वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो गया। कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल वर्डिंग थोड़े से मुश्किल दे रखे हैं, बाकी इतना इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अपन को थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं कि बुकिश कैसा लिखा हुआ है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड द क्लस्टर एज डेंस रीजन हैविंग सम सिमिलरिटीज एज द डिफरेंट फ्रॉम लोअर डेंस रीजन। मतलब जिस रीजन में ज्यादा डेंसिटी होगी उसका एट्रीब्यूट क्या है, डेंसिटी का, घनत्व का, है ना, वो अलग ले लिया जाएगा। डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एप्लीकेशन हो गया, और एक हिरार्किकल हो गया। हिरार्किकल में बॉटम अप और टॉप डाउन दो अप्रोच है। हिरार्किकल में यानी कि अपन जब हिरार्की के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं तो बॉटम अप अप्रोच है और एक टॉप डाउन अप्रोच है। जब नीचे से ऊपर की ओर क्लस्टर बनाना शुरू करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बॉटम अप, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसको बोलेंगे टॉप डाउन। बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा जब अपन कंप्यूटर लैंग्वेज में चलते हैं तो चीज़ें डिफिकल्ट बता दी जाती हैं, मतलब समझ में नहीं आती, क्योंकि अपने लिए थोड़ी सी नई लैंग्वेज है। जब भी कोई नई चीज़ें अपन को, अब जैसे डिसीजन ट्री लर्निंग, डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल भी अपन ने करा था, उसी तरीके से डिसीजन ट्री लर्निंग होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, नोड्स होती हैं। ये डिसीजन ट्री होता क्या है, ये न्यूरल नेटवर्किंग का एक पार्ट होता है। जब अपन ने कौन से एप्लीकेशन देखा था, डेटा की माइनिंग कर रहे थे, उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, उसके बाद डेटा कलेक्शन का कर रहे थे, याद है वो पूरी सी KDD की प्रोसेस मैंने आपको याद करवाई थी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर। उसी में मैंने आपको बताया था कि डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्किंग, ये सब डेटा के क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं, यानी कि डेटा के सिलेक्शंस के मेथड हैं, कि डेटा जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए थे।
इसी में ही एक मेथड है डिसीजन ट्री लर्निंग। डिसीजन ट्री लर्निंग इज द इंडक्शन ऑफ डिसीजन ट्री, वन ऑफ द प्रिडिक्टिव मॉडलिंग अप्रोच यूज्ड इन स्टैटिक, डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग। इन तीनों के अंदर यूज होता है। डिसीजन ट्री प्रिडिक्टिव अप्रोच है। प्रिडिक्टिव अप्रोच मतलब कि व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आने वाला है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है व्हाट नेक्स्ट। इसका एक डायग्राम है छोटा सा, पहले अपन टर्मिनोलॉजी इसकी समझने से पहले वो डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम समझ में आएगा, टर्मिनोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी। टर्मिनोलॉजी मींस कि इसके कौन कौन से पॉइंट, जहां से डिसीजन ट्री शुरू होता है उसको नोड बोलते हैं। मैंने आपको कहा था ना, नोड वर्ड याद रखिएगा, सेकंड पार्ट में बोला है नोड। जहां से डिसीजन शुरू होता है नोड। अब डिसीजन नोड फर्स्ट, डिसीजन नोड सेकंड, ठीक। उसके अंदर फिर इसकी लीफ्स होती है, लीफ नोड, इसको डिसीजन नोड बोलते हैं, और इसके आगे लीफ नोड होती है। जब लीफ नोड हो गया तो वहां पर इस डिसीजन को एंड माना जाता है, ठीक है। अगर यहां लीफ नोड की जगह फिर से डिसीजन नोड होता, मान लेते हैं, तो फिर से इससे 2 लीफ और निकलती है ना, जैसे इस डायग्राम में बताया गया। तो सर ये है क्या, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा, बच्चों के बिल्कुल बाउंसर जा रहा होगा, ठीक है। जो आईटी के रीजन के नहीं है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी अभी एमबीए कर रहे हैं। अपने जीवन के शुरुआत में जब बीकॉम हुआ होगा, बीएससी हुआ होगा, बीए हुआ होगा, बीसीए हुआ होगा, तो आपने सोचा होगा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सपोज यू हैव बीएससी पास आउट कोई बच्चा है, उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बीएससी कर सकता था, ठीक है। अभी अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, पूरा ही क्लियर करते हैं, हाँ ठीक है। तो या तो वो बीएससी एमएससी कर सकता था, बीएससी पास आउट, या एमबीए कर सकता था, ठीक है। एमएससी करता तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहते, उसके कॉलेज के अंदर या तो केमिस्ट्री में कर लो या आप फिजिक्स में कर लो, ठीक है। 2 ऑप्शन और मुद्दा खत्म। यहां पर वो एमबीए करने आया तो उसके पास एक ऑप्शन तो है कि एक एमबीए जो होता है कॉमन में होता है, और फिर एमबीए में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, फिर उसके नोट शुरू हो गए। बस यहां पर डिसीजन नोट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि यूजुअली इसके 2 से 3 नोट या 4 नोट तक लिखे जाते हैं। मींस के एक डिसीजन के प्रोबेबली 4 आउटकम होते हैं। अब ये जैसे कि अपन डिसीजन ट्री का क्वेश्चन करते थे, हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है और इसकी मल्टीपल प्रोबेबिलिटी अपन कैलकुलेट करते थे, ठीक है, सिग्मा एक्स करके। जब ये प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी प्रॉफिट रेशियो जिसका ज्यादा होगा, वो डिसीजन ले लिया जाएगा। बेसिकली ये किया क्यों जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। ये सीधा सीधा इसका क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है ना। डिसीजन ट्री है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, और उसके आगे नोड लिखे हुए हैं, और अगर डिसीजन नोड आया तो वो आगे लीफ बनाएगा, और डिसीजन नोड नहीं आया तो वो लीफ नहीं बनाएगा। अब इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है। पहला है रूट नोड। रूट नोड जहां से डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट नोड। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर द डिसीजन ट्री स्टार्ट, जहां से डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है, यानी ये जो फर्स्ट नोड थी अपनी, ये रूट नोड है, यहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये रूट नोड है, ठीक है। लीफ नोड, लीफ नोड द फाइनल आउटपुट ऑफ द नोड, यानी कि जो फाइनल आउटपुट बचा है, मतलब उसके आगे कोई और डिसीजन लेना नहीं है। एचआर में हो गया, अब उसके आगे तो जॉब ही करनी है, तो वो डिसीजन लेना नहीं है। लीफ नोड हो गया। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब जो डिसीजन 2 भागों में टूट रहा होता है, जिससे कि कौन सी नोड निकलती है, लीफ नोड निकलती है। स्प्लिटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिसीजन नोड, डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस, ये वाली जो प्रोसेस है इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिट करना, ठीक है, बहुत कॉमन है। अपन तो वैसे ही कभी दोस्तों के साथ खाना खाने बाहर जाते हैं तो स्प्लिट करते हैं, मतलब शेयर स्प्लिट करते हैं। 90% दोस्त देता है, 10% हम देते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण भोज पे ले जाओगे तो ऐसा तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। जोक्स अपार्ट, एक ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस जो उसकी लीफ नोड निकली हुई होती है, सब ट्रीज होते हैं, वो ब्रांचेस कहलाते हैं। ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं। ये इसकी फर्स्ट ब्रांच है डिसीजन नोड की, ये सेकंड ब्रांच है। जो रूट से जो डिसीजन नोड्स निकली है वो ब्रांचेस हैं, है ना। इसकी फिर ब्रांच, ये वाली ब्रांच ही कहलाएगी। ये जो थर्ड जो अपन डिसीजन नोड देख रहे हैं, ये भी ब्रांच ही कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी टर्मिनोलॉजी रह गई, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड। ये जो ऊपर से नीचे की आ रही है वो पेरेंट नोड हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली चाइल्ड नोड हो गई, ठीक है। केवल नाम रख दिए हैं, काम सबके लगभग एक ही है। 90, हाँ लगभग क्या एक ही काम है। हाँ, अब ये बेंसन नेटवर्क,
बेंसन नेटवर्क को बेयस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। हाँ, मैं वही सोच रहा था इसकी स्पेलिंग कैसे है। ये बेयस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ये नेटवर्क डिजाइनिंग की और अपने डाटा सिलेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो टर्मिनोलॉजी है। ये क्या करता है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वेरिएबल एंड देयर कंडीशनल डिपेंडेंसी ऑन द डायरेक्ट एनालिटिकल ग्राफ, डीएजी बनाया जाता है। इसके अंदर बेंसन नेटवर्क इज आइडियल फॉर टेकिंग एन इवेंट अकर्ड एंड प्रिडिक्टिंग द लाइक्लीहुड टू वन ऑफ सेवरल पॉसिबिलिटीज कॉज ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मतलब बेंसन नेटवर्क क्या बताता है, हमें यह बताता है कि किसी एक्स इवेंट की मान लो प्रोबेबिलिटी 70% है अकर होने की, है ना, वाई इवेंट की पॉसिबिलिटी 0.30% है और जेड इवेंट की पॉसिबिलिटी मान लो 0.20% है। तो अब यह पूछा जाएगा कि इन तीनों की एक साथ में अकर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जब बेंसन नेटवर्क आता है, ये नंबर ऑफ टाइम्स भी कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम्स में इसकी 70% आ रही है, क्या 100 टाइम्स में आ रही है, क्या 30 टाइम्स की भी 100 में है, उससे मल्टीप्लीकेशन करके एक डीएजी बनाता है, डाटिकल डेटा। डीएजी को क्या फुल फॉर्म आ गई, हाँ, डायरेक्टेड एनालिटिकल ग्राफ बनाता है, जिससे हम इसकी प्रोबेबिलिटी अकर कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है नहीं होने वाला। जो अपन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि ए प्रोसेस होगा तो इसका बी आउटपुट आएगा, लेकिन ए प्रोसेस से बी आउटपुट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार आना चाहिए। एटीएम में रिम और पिन डालो तो कितनी बार पैसा निकलना चाहिए, जितनी बार हो भैया अकाउंट में हो और एटीएम में हो, तो ये 100% पे वर्क करना चाहिए। तब इसलिए बेंसन नेटवर्क देखता है कि एरर कितनी आ सकती है। ठीक है, ये हमको एरर के बारे में जानकारी देता है और अदर काइंड्स ऑफ बहुत सारे इसके वर्क होते हैं इस नेटवर्किंग के। ठीक है, ये हमको बता देता है जैसे कि हार्ट डिसीज हो गया, जैसे किसी को डायग्नोस करना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बता देता है कि ये सिम्टम्स इसके अंदर हैं तो ये उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये अकरेंस की संभावना है, ये अपनी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इसलिए आपको डॉक्टर बोल देता है कि सर अब आपको, मतलब ऐसा किसी को बोलते तो नहीं है, पर डॉक्टर ही नॉर्मली बोल देते हैं कि इनको 70% संभावना है कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जो वॉल्स है वो अब फुल हो चुकी है, वो अब टाइट हो चुकी है, अब इनको आने की हार्ट अटैक आने की संभावना। तो ये कैसे बताएगा बेंसन नेटवर्क, ये एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करके देता है विद द हेल्प ऑफ अकरिंग इवेंट। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, इसी को बेंसन नेटवर्क बोलते हैं। बहुत सी जगह मेडिकल लाइन में इसका बहुत थोरोली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। डिजाइनिंग अ बेंसन नेटवर्क रिक्वायर्ड डिफाइनिंग 3 थिंग्स, रैंडम वेरिएबल्स, कंडीशनल रिलेशनशिप एंड प्रोबेबिलिटी। बेंसन नेटवर्क जब भी अपन बनाते हैं, जैसे डिसीजन ट्री तो बना रहे, वैसे बेंसन नेटवर्क बनाते हैं तो 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला तो रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स यानी कि प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम। व्हाट आर द रैंडम वेरिएबल्स, प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सी चीज की अपन प्रोबेबिलिटी सर्च कर रहे हैं। और कंडीशनल रिलेशनशिप, ए होगा तो बी हो जाएगा, बी होगा तो डी हो जाएगा, डी होगा तो ए हो जाएगा, ये होती है कंडीशन। और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना, ए की अकरेंस 30% है, बी की अकरेंस 20% है, डी की अकरेंस 70% है। इसके थ्रू अपन बेंसन नेटवर्क क्रिएट करते हैं। 3 चीजें, एक तो वेरिएबल की कितनी रैंडमलिटी है, कितनी बार उसमें एक्चुअल में अपन को सर्च क्या करना है। सेकंड, उस सर्च जो कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, और जो सर्च कर रहे हैं उसकी अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। सपोज अगर मैं डायग्नोस करने जा रहा हूं तो एक कोई सिम्टम ले लेते हैं, जैसे ऑयली फूड खाने की और हार्ट अटैक आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है और हाई सिम्टम्स अटैच होते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये क्या है, कंडीशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आई है और रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, अपना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए अपन ने क्या सर्च किया, कंडीशनल रिलेशनशिप, कोलेस्ट्रॉल से है, ठीक है, जॉगिंग से है, जो जॉगिंग करेगा उसके साथ इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, मतलब कि जो घूमेगा उसके साथ उसको हार्ट अटैक आने की संभावना काफी कम हो जाती है, जो खुश रहता है उसको भी कम हो जाती है। तो ये कंडीशनल रिलेशनशिप। कोलेस्ट्रॉल से है, ठीक है, फैटी लीवर के कारण भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इसका 30%, इसका 40%, और आपको बताता है कि इतने % संभावना है इतने टाइम पीरियड के अंदर ये इवेंट अकर होने की। ठीक है, ये वेदर फोरकास्ट में भी यूज किया जाता है। क्लियर है ना यहां पे। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी, वेंडर मशीन को अपन सपोर्ट वेक्टर मशीन यहां पर लिखा हुआ है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स होती हैं, सॉरी मशीन लर्निंग की मशीन होती है। लाइक कोको कोला की जो बॉटल्स अपन कॉइन डालते हैं और कोको कोला की बोतल निकलती है, या अपन वेट मशीन में जो वेट
एस्टिमेट करते हैं वो सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है। इन मशीन लर्निंग सपोर्ट वेक्टर मशीन आल्सो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल विद एसोसिएट लर्निंग एल्गोरिथम, एनालाइज डेटा एंड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। ANT बेल लेबोरेटरीज वैक्यूम वेपिंग में करी थी, इतना अपने डिटेल में नहीं है, केवल इसकी मशीन की बेसिक डेफिनेशन। चलो यहाँ पे ग्राफ भी मिल गया अपन को। सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक है, यहाँ पर कॉइन डाला जाएगा, इसके अंदर वो डेटा एनालिसिस करता है और तुरंत बता देता है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन आ जाएंगे, वो बॉटल यहाँ पर नीचे आ जाएगी और आप उसको पिकअप कर सकते हो। सपोर्ट वेक्टर मशीन है इज लाइक अ मशीन लर्निंग कि जो प्रोसेस बार बार होती है या जो एल्गोरिदम प्रोटोकॉल दिए हुए हैं उनको फॉलो करके रिजल्ट दे देता है। इस सेम काइंड ऑफ वेट मशीन भी है, सेम काइंड ऑफ कैलकुलेटर भी है, सारी की सारी इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन में बोलते हैं। हाँ, जेनेटिक एल्गोरिदम, जेनेटिक एल्गोरिदम इज काइंड ऑफ जब हमको मेटा के काइंड ऑफ रिसर्च करनी होती है तब हम जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एक होता है एल्गोरिदम और एक होता है खुद ही परिवर्तित होने वाला एल्गोरिदम, उसको बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। अब सर ये क्या है? जेनेटिक कंप्यूटर साइंस ऑपरेशन रिसर्च है जेनेटिक एल्गोरिदम। बुकिश देख लेते हैं फिर मैं नॉर्मल आपको समझा दूंगा। कंप्यूटर साइंस ऑपरेशन रिसर्च है जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ metaristic inspired by the process of natural selection of belongs to the largest classes of evolutionary algorithm. Genetic algorithms are commonly used to generate high quality solution to optimize and search problems by relying on the biologically inspired operators such as mutations. अब कोई प्रॉब्लम है, ये बेसिकली साइंस की टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमको कोविड की वैक्सीन ढूंढनी थी, ठीक है, कोवैक्सीन आई। जो कोवैक्सीन आई तो क्या ये एक ही, आपको शायद ना पता हो, इसमें करीबन 10,000 काइंड्स ऑफ केमिकल्स मिला के हमारी कोविड की वैक्सीन बनी है, जिसमें 70% जो थे वो तो हमने अमेरिका से मंगवाए और उसमें काफ़ी इंडिया को दिया नहीं गए थे वो पार्टिकल्स, और बाद में फिर इंडिया को सप्लाई करा गया, ठीक है। तो इसमें 70% जो मेजर रोल था वो अमेरिका से कर, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल हर देश हर चीज़ नहीं रख पाता, ठीक है। जो मेजर रॉ मटेरियल थे वो हमारे पास थे, लेकिन कुछ हमको अमेरिका से ज़रूरत थी, और अमेरिका जैसे देश को जैसे पैरासीटामोल बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल की इंडिया से ज़रूरत थी। तो देयर इज काइंड की हर जगह का नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो बात कुछ ऐसी थी कि मेरे को ये वैक्सीन बनानी थी और इसमें 10,000 केमिकल्स का 10,000 प्लस केमिकल्स का एक सर्टेन लेवल के अंदर उसको बिल्ड करके चेक करना है, कभी 1 2 3 4। तो आप सोच सकते हो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें यूज किए गए होंगे, तब जाके वो वैक्सीन बनी है। और भारत बायोटेक जो भारत के वैज्ञानिक हो उनको सलाम है कि उन्होंने बनाया। तो ये जेनेटिक एल्गोरिदम के थ्रू वो बनाया। इसके अंदर जब 1 पॉइंट हिट नहीं होता तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सेकंड पॉइंट हिट करता है, फिर थर्ड पॉइंट हिट करता है, वो फोर्थ पॉइंट है। वो जब तक अपन को उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन नहीं मिलता, प्रोबेबल आउटकम नहीं आता, तब तक वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम चलता ही रहता है। ये सुपर कंप्यूटर के अंदर किया जा सकता है। नॉर्मली कोई प्रोसेस n+1 करके जो है प्रोसेस, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी करा जाता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशंस के लिए कोई साइंटिफिक टेक्निक के लिए किया जाता है। यूजुअली अपने आईटी कोर्स से रिलेटेड नहीं है, फिर भी ये डाल दिया गया है तो अपन ने पढ़ा दिया है ना। 2 नंबर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इशूड इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में सबसे मेजर इशू क्या क्या कौन कौन से आते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्वालिटी ट्रेड ऑफ। कॉम्प्लेक्स रहता है हमेशा, क्या होता है इसमें कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है, ये हमेशा एक सेट प्रोटोकॉल होते हैं। इस प्रोटोकॉल में अगर कुछ भी लूप आया तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके हेल्प के लिए आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या हो, अगर कोई लूप होल होगा तो एआई खुद उसको सही कर लेता है। नेक्स्ट क्या, प्योर क्वालिटी ऑफ डेटा होगी तो मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम है। अंडरफिटेड ऑफ ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा मींस के जो हमने अंडरफिटेड करा, यानी कि अगर मान लो कि जो वेंडिंग मशीन थी उसमें 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 के सिक्के की बात करी गई। जब मैंने 2 के 5 सिक्के डाल दिए तो उसमें अंडरफिटेड हो गया वो ट्रेनिंग डेटा, वो एरर नहीं देगा, वो पूरे 10 रुपए रख लेगा। गेटिंग माई पॉइंट। वेट मशीन में ऐसा ही होता था, सिक्कों का एक पर्टिकुलर वजन होता है, आप सबको पता है। अगर वो सिक्के जब बड़े हुए, मतलब कि उनके चेंज हुए वो सिक्के, एक के सिक्के का वजन और पुराने एक के सिक्के का वजन में डिफरेंस है, तो जो नए सिक्के हैं उनमें डिफरेंस है, तो वो वेट मशीन में सही से काम नहीं करते थे, तो अंडर फिटिंग डेटा हो गई है। जैसे कि एटीएम के टाइम पे हमने देखा था, जब नोटबंदी हुई थी तो एटीएम में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे एटीएम की जो टर्मिनल मशीन लर्निंग थी उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज के नोट ही दे जाए जा रहे थे, और 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और नए 500 के नोट जो शुरू किए
है गवर्नमेंट ने, उसकी साइज पुराने वाले से डिफर थी, इसलिए फिर से उनमें सबको डेटा रीसेट करना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ओवरफिटिंग ऑफ द, एक तो अंडर फिटिंग हो जाती है, एक ओवरफिटिंग, ज्यादा अपन एक्सेस में डेटा दे देते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन एंड कंसेप्ट ड्रिफ्ट, अब एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ती ही चली जाती है और बार बार बढ़ती है, क्योंकि मशीन लर्निंग से इतना स्लो क्यों चल रहा है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑलवेज अ कॉस्ट पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होती है, कॉस्ट बेनिफिट लगता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अंडर फिटेड और ओवर फिटेड हो जाता है, कभी डेटा लूप को सेल्फ सोल्व नहीं कर पाता। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द मशीन लर्निंग। ठीक है, डेटा साइंस एंड द मशीन लर्निंग। अब डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एंड द मशीन लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंट होते हैं। अब डेटा साइंस अपन ने डेटा इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अंदर देखा था ना, है ना, जब अपन ने बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर के तीनों की डिफरेंस देखी थी। ठीक है, डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी द अप्रोचेस टू फाइंड इनसाइड द रॉ डेटा, वेयर द मशीन लर्निंग इज द टेक्निक यूज्ड टू ग्रुप ऑफ द डेटा टू साइंटिस्ट इनेबल। जब डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? डेटा साइंटिस्ट जो हमारे पास रॉ डेटा होता है, देखिएगा जो रॉ डेटा होता है उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का बिहाइंड, इनसाइड, इसको बोलते हैं इनसाइड, चेक करता है। डेटा साइंस क्या करेगा? वो डेटा आया कहां से, उस डेटा में प्रॉब्लम क्या है, वो डेटा की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें चेक करेगा। लेकिन मशीन लर्निंग क्या करेगा? एक सेट प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके एक सेट रिजल्ट देगा, यही काम करेगा। अगर वो इस डेटा का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो सेट प्रोटोकॉल में इसको फिट करेगा, सेट रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन जब मैं डेटा साइंस में जा रहा हूं तो वो इस डेटा को एनालाइज करता है और उसके इनसाइट देखता है कि डेटा की प्रिपरेशन कहां से हुई है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड डेटा मशीन लर्निंग, है ना। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पहला डिफरेंस क्या है? इट यूज टू डिस्कवरिंग इनसाइड ऑफ द डेटा। जब मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आखिरी में आया है क्वेश्चन, लेकिन बार बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। क्या है? पहले तो इनसाइट बताएगा डेटा का, डेटा साइंस ही इनसाइट बताता है, और ये सेट जो प्रोटोकॉल होते हैं, प्रिडिक्शन, क्लासिफाई, उसी के ऊपर रिजल्ट दे देता है। इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग द हिडन पैटर्न, ये हिडन पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। इट इज सब फील्ड डेटा साइंस द इनेबल टू मशीन टू लर्न द फ्रॉम पास्ट डेटा। ये तो हिडन पैटर्न तक बता रहा है, और ये तो क्या कर रहा है? जो पास्ट डेटा होता है उसको लर्न करने का काम करता है। इंक्लूड द वेरियस सिस्टम ऑफ क्रिएट मॉडल एंड गिवन द प्रॉब्लम एंड डिप्लॉय द मॉडल। डेटा साइंस क्या करेगा? एक प्रॉब्लम भी जनरेट करेगा, उसको एनालिसिस करेगा और एक मॉडल भी डिप्लॉय करेगा। जबकि अपन मशीन में ऐसा कुछ करते हैं, इसमें तो डायरेक्ट मशीन बनता है, यूज टू डेटा मॉडलिंग स्टेप एंड साइंस हैज कंप्लीटेड प्रोसेस, मतलब डिप्लॉय के बाद में इसका प्रोसेस आता है। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होता है, प्रॉब्लम के एंड में आता है। ये आर, पाइथन, ये इसकी लैंग्वेजेस हैं, और मशीन लैंग्वेज के तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक वर्क विद रॉ स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है और ये सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर रहा होता है। डेटा साइंटिस्ट स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टू हैंडलिंग द डेटा एंड क्लीनिंग ऑफ द डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग इस पैटर्न। जबकि एमएल इंजीनियर को ऐसा कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो इतना भी काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट करके होता है। इनको एल्गोरिदम मिल जाता है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम मिल जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहां तक का सारे के सारे टॉपिक हो गए। और कोई टॉपिक बच रहा है? हाँ, तो यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। काफी बड़ी यूनिट थी और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी यूनिट अपने सिलेबस के अंदर आईटी वालों के साथ यही थी, जिसको अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चला हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आप सभी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इसके साथ ही जल्दी दूसरे वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।